वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है वैदिक कालीन शिक्षा या गुरुकुल पद्धति। इसे हम प्राचीन काल में शिक्षा के नाम से भी जानते हैं। भारत में जो शिक्षा का बीजारोपण हुआ या जो शिक्षा प्रारंभ हुई आज से लगभग 4 लाख वर्ष पूर्व हुई थी, और लेकिन इसका जो व्यवस्थित रूप था वो वैदिक काल में प्रारंभ हुआ था। और इस काल में जो शिक्षा थी उस पर केवल ब्राह्मणों का आधिपत्य था, और इसलिए इस शिक्षा को ब्राह्मणीय शिक्षा या हिंदू शिक्षा के नाम से भी जाना जाता है। यानी वैदिक काल में शिक्षा आश्रमों में दी जाती थी, गुरुकुलों में जिसको हम कहते हैं, आश्रमों में दी जाती थी, जहाँ पर शिक्षा ब्राह्मण वर्ग को केवल दी जाती थी। और जिसका जो प्रमुख उदाहरण है वो है उपनिषद। और उपनिषद का जो वास्तविक अर्थ है वह गुरु के समीप बैठना। यानी उस समय में यदि बालक को हम गुरु के पास ले जाते थे तो उस चीज़ को हमें उपनिषद के नाम से जाना जाता था। और उस समय में बालक का जो है पहले उपनयन संस्कार होता था, और उसके बाद वो विद्या अध्ययन के लिए गुरु के पास जाता था, वेदों के अध्ययन के लिए या विद्या अध्ययन के लिए। और ये केवल ब्राह्मण वर्ग में ही इस तरीके की प्रथा थी केवल, और ब्राह्मण वर्ग ही पढ़ा करता था, शिक्षा ग्रहण किया करता था। उसके बाद वो 25 वर्ष की आयु जब उसकी पूरी हो जाती थी तब वो गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता था। और इस चीज़ की वैदिक शिक्षा की प्रशंसा की है F.W. टॉमस ने। उन्होंने कहा है भारत में जो शिक्षा है वो विदेशी पौधा नहीं है, यानी विदेश से आई हुई शिक्षा नहीं है, और संसार का कोई भी देश ऐसा नहीं है जहाँ पर ज्ञान के प्रति प्रेम का इतना प्राचीन समय में आविर्भाव हुआ हो, इतना पुराना, मतलब इतने पुराने समय से और ज्ञान जो है बांटने का काम चल रहा हो, या जिसने इतना चिरस्थायी और शक्तिशाली प्रभाव डाला हो, जो दूसरों पर प्रभाव डाले। तो ये थी हमारी वैदिक कालीन शिक्षा के बारे में। इसका उद्देश्य क्या रहा? तो वैदिक कालीन शिक्षा का जो प्रमुख उद्देश्य रहे वो सबसे पहला उद्देश्य था व्यक्तित्व का विकास करना। यानी बालक को आश्रम पद्धति से जो शिक्षा दी जाती थी वो अपने आप में आत्मनिर्भर होकर और संयम से आत्मसम्मान प्राप्त कर सके, इसलिए ये शिक्षा दी जाती थी। अर्थात उसका जो है उसके व्यक्तित्व का विकास किया जाता था। दूसरा है चरित्र का निर्माण। व्यक्तित्व के विकास के साथ साथ बालक के चरित्र का भी सही निर्माण करना इसमें शामिल था। यानी बालक को गुरुकुल में महापुरुषों के उपदेशों और उच्च आदर्शों से चरित्रवान बनाया जाता था, उनकी जानकारी दी जाती थी, या महापुरुषों के बीच शास्त्रार्थ का कार्य किया जाता था। तो उससे बालक के मन में जो है अच्छी विचारधाराएं उत्पन्न होती थी और उसके चरित्र का निर्माण होता था। थर्ड है सामाजिक कुशलता। तो सामाजिक कुशलता यानी समाज में किस तरीके से रहना है और किस तरीके से अपनी जीविका चलाना है, तो ये चीज़ भी वैदिक कालीन शिक्षा के अंतर्गत आती थी। चौथा पॉइंट है नागरिक व सामाजिक कार्यों का समावेश। तो नागरिक और सामाजिक कार्य क्या है? एक तो गृहस्थ जीवन जिसका भी होता था तो उसे ये दोनों ही कार्य पूरे करने होते थे, जिसमें आता था जैसे अतिथि का सत्कार या मजबूर व्यक्तियों की सहायता करना। ये दोनों इस तरीके के कार्य जो होते थे वो नागरिक और सामाजिक कार्य, तो इनके बारे में भी उसमें जानकारी दी जाती थी और इन कर्तव्यों का भी विकास किया जाता था। अगला पॉइंट है संस्कृति का संरक्षण। जैसे कोई व्यापारी है और वो व्यापार करते हुए अपने बाद में अपने पुत्र को उस व्यापार को सौंपता है, तो ये है उसकी अपनी संस्कृति या अपने व्यापार का संरक्षण। तो इसी तरीके से संस्कृति का संरक्षण है कि जो हमारी संस्कृति थी, जो हमारे धार्मिक ग्रंथ थे, उनका नियमित अध्ययन कराया जाता था, जिससे कि वो अपनी सभ्यता और संस्कृति को जान सकें और इसका संरक्षण कर सकें, इसको सुरक्षित कर सकें। अगला पॉइंट है धार्मिकता का समावेश। तो धार्मिकता ये है कि धर्म ईश्वर की आराधना की ओर उन्हें प्रेरित किया जाता था, जिससे कि वो मोक्ष का मार्ग चुन सकें और ईश्वर की भक्ति में पूरी तरीके से तल्लीन हो सकें। अगला पॉइंट ज्ञान एवं अनुभूति पर बल। ज्ञान और अनुभूति यानी कितना सीखा और कितना उसकी मानसिक योग्यता है, इन सब का आकलन करने के लिए उस समय अंक पत्र, प्रमाण पत्र, अंक भी दिए जाते थे, प्रमाण पत्र दिए जाते थे, उपाधियाँ भी दी जाती थीं। और जो विद्वान लोग होते थे उनकी एक परिषद चलाई जाती थी। उस परिषद में बालकों के साथ शास्त्रार्थ होता था, जिसमें वो अपनी योग्यता प्रमाणित करते थे।
इन अध्ययन के बाद अगला अंतिम पॉइंट है चित्त वृत्तियों का निरोध। चित्त और वृत्तियों का निरोध यानी शरीर की अपेक्षा आत्मा को अधिक महत्व देना। क्यों? क्योंकि शरीर तो नश्वर है, विनाशी है, उसे तो समाप्त किया जा सकता है या समाप्त हो सकता है, लेकिन आत्मा जो है वो अजर अमर है और उसके उत्थान के लिए जप, तप और योग इन पर विशेष बल दिया जाता था। अगला हेडिंग है वैदिक काल में शिक्षा की व्यवस्था। तो जो वैदिक काल था उस समय में जो शिक्षा की व्यवस्था थी वो हमारी 2 लेवल में या 2 स्तर में विभाजित थी। पहला स्तर था प्राथमिक स्तर और दूसरा था उच्च स्तर, प्राइमरी लेवल और हायर लेवल। तो प्राथमिक स्तर के अंतर्गत जो शिक्षा दी जाती थी वो सभी के लिए अनिवार्य थी, उसमें किसी जाति विशेष का आधार नहीं था, वो सभी जातियों के लिए और समान रूप से थी। इसमें सबसे पहले बालकों को सामान्य परिचय कराया जाता था। पहले नंबर पर प्राथमिक स्तर पर सामान्य परिचय जो घरों में ही ज़्यादातर करा लिया जाता था, इसमें कोई विशेष उल्लेख नहीं है धर्म ग्रंथों में इसका। और दूसरा था कि उसमें प्रवेश और विधि, उसके प्रवेश की विधि क्या थी। तो जिस समय प्रवेश कराया जाता था उस समय इन लोगों को वेद मित्र कहा जाता था। वेद मित्र जब प्रवेश कराते थे तो इन्हें वेद मित्र कहा जाता था। क्यों? क्योंकि ये वेद ग्रहण करने के लिए जाते थे और इनकी जो आयु होती थी, एज जो होती थी वो होती थी 5 वर्ष। ठीक है, ये 5 वर्ष होती थी और इसको हम विद्यारंभ से, किसे? विद्यारंभ से इसे प्रारंभ करते थे, विद्यारंभ संस्कार। आज के समय भी किया जाता है ये कार्य। तो जिस समय बालक को प्रवेश कराया जाता है तो उस समय कहते हैं ना कि भाई कॉपी किताब लेकर के उसकी पूजा कराओ, गणेश जी की पूजा कराओ या इसकी पूजा कराओ। कुछ समय पहले तक इसे पट्टी पूजन कहा जाता था कि पट्टी पुजवाई जा रही है, बच्चे को विद्यालय के लिए तैयार किया जाता है। तो ये जो संस्कार था ये सभी में अनिवार्य था और उसकी जो अवधि थी वो 6 वर्ष थी। अवधि जो थी वो 6 वर्ष थी, 6 वर्ष की अवधि तक, और इसमें शिक्षा दी जाती थी। इसके बाद इसमें पाठ्यक्रम, तो पाठ्यक्रम में इसमें जो था वो पाठ्यक्रम के अंतर्गत पढ़ना, लिखना और स्मरण करना यानी मेमोरी, उसे कितने समय तक, किसका? वैदिक मंत्रों का, वैदिक मंत्र उसको सिखाए जाते थे। पढ़ना भी सिखाया जाता था, लिखना भी सिखाया जाता था और उनको याद रखने की शिक्षा दी जाती थी। इन वैदिक मंत्रों को बालक जो है वो कंठस्थ कर लिया करता था, कंठस्थ करने की शिक्षा दी जाती थी। इसके बाद आता है हमारा हायर लेवल, उच्च स्तर। उच्च स्तर में जैसे प्राथमिक स्तर पर था सामान्य परिचय, उसी तरीके से यहाँ भी था। उच्च स्तर में भी सामान्य परिचय था। पहले सामाजिक प्रगति की शिक्षा के विषयों की संख्या में वृद्धि हो गई थी पृथक संस्थाओं की, और इसके साथ साथ इसमें क्या हुआ था कि अलग अलग संस्थाओं की भी आवश्यकता महसूस होने लगी। क्यों? क्योंकि जब बड़ा हो गया बच्चा, 6 साल के बाद, 6 साल उसने प्राथमिक स्तर पे अपनी पढ़ाई की, उसके बाद वो गुरुकुल में गया और गुरुकुल में जा कर के और उसने उच्च स्तर की जब पढ़ाई प्रारंभ करता था तो उसमें सबसे पहले तो प्रवेश की अवधि, तो जो उसमें प्रवेश की अवधि हुआ करती थी सामान्य परिचय के बाद प्रवेश की अवधि, ये अलग अलग वर्ग में अलग अलग होती थी। ब्राह्मणों के लिए 8 वर्ष, ब्राह्मण के लिए तो 8 वर्ष होती थी। और उसके बाद आता है आपका क्षत्रिय, क्षत्रिय के लिए 11 वर्ष, और वैश्य के लिए होती थी 12 वर्ष। ये 3 वो थे। इसमें क्या था कि जो निम्न वर्ग था या शूद्र वर्ग था उसको शिक्षित नहीं किया जाता था, उसको केवल प्राथमिक स्तर तक ही शिक्षित किया जाता था। तो ब्राह्मणों और क्षत्रियों और वैश्यों में इनकी आयु क्रमशः 8 वर्ष, 11 वर्ष और 12 वर्ष होती थी शिक्षा संस्थान में प्रवेश करने की। ठीक है, इसके बाद जो इसमें जो अवधि होती थी पढ़ाने की, उसमें पढ़ाने की ये होती थी कि 2 चरण थे उसके।
अब पहला चरण था साहित्य एवं धर्म शास्त्र की शिक्षा। 2 चरण थे। पहला तो साहित्य धर्मशास्त्र, साहित्य और धर्मशास्त्र की शिक्षा, और दूसरा था वेद अध्ययन। तो वेद अध्ययन में यानी 12 वर्ष, वेद अध्ययन की तो 12 वर्ष होती थी और धर्मशास्त्र और साहित्य की 10 वर्ष होती थी अवधि। ठीक है, 10 वर्ष की अवधि में वेद और साहित्य का वो जो है साहित्य और धर्मशास्त्र का अध्ययन कराया जाता था, और 12 वर्ष में वेदों का अध्ययन कराया जाता था। उसके बाद आता है पाठ्यक्रम। पाठ्यक्रम के अंतर्गत 2 तरीके की विधाएं थीं, एक पराविधा और एक अपराविधा। एक पराविधा, पाठ्यक्रम के अंतर्गत 2 विधाएं थीं। पराविधा, पराविधा में क्या होता था कि आध्यात्मिक शिक्षा दी जाती थी, जो आध्यात्म से संबंधित थी, और दूसरी थी अपराविधा। ये हमारी लौकिक थी। लौकिक यानी जो चीज़ हमें दिखाई दे रही है, या इसके अंतर्गत जो है हमारे इतिहास, इसके अंतर्गत इतिहास, भूगोल, तर्कशास्त्र और जो है भूगर्भ शास्त्र, भौतिक विज्ञान, भौतिक शास्त्र, इनका अध्ययन तो हमारा अपराविधा के अंतर्गत होता था। और पराविधा के अंतर्गत चूंकि आध्यात्म से जुड़ा हुआ है, तो जो वेद, पुराण, दर्शन, उपनिषद, आध्यात्मिक विषय जितने भी होते थे वो हमारे पराविधा में होते थे। आगे हेडिंग है शिक्षण विधि। शिक्षण विधि क्या होती थी कि चूँकि मुद्रित पुस्तिकाएँ तो होती नहीं थी, मुद्रित पुस्तिकाएँ नहीं होती थी, तो वेद वगैरह को केवल सुन करके और उन्हें ध्यान में रखा जाता था। पाठ्य विषय चिंतन करके, स्वाध्याय करके और पुनरावृत्ति करके, यानी अपने आप स्वयं में अध्याय करते थे, स्वयं में पढ़ा करते थे, और जो है अपने आप में मनन किया करते थे, अपनी ही चीज़ों को बार बार बोला करते थे। उससे हमारी जो शिक्षण विधि थी, तो इसमें ज़्यादातर प्रवचन होते थे, व्याख्यान होते थे, इसके बाद शास्त्रार्थ भी होते थे, प्रश्नोत्तर, वाद विवाद, इस तरीके से। और जो शिक्षण की विधियाँ थी ये सारी उस समय में प्रचलित थी। अगला परीक्षाएं और प्रमाण पत्र और उपाधियाँ। परीक्षाएं, प्रमाण पत्र और उपाधियाँ। तो उस समय में मूल्यांकन के लिए क्या होता था कि जो बड़े बड़े विद्वान होते थे, बहुत अधिक विद्वान होते थे, उनके साथ मौखिक रूप से और उनके प्रश्नों का उत्तर देना होता था छात्रों को। यदि वो सही उत्तर देते थे तो वो पास हो जाते थे, और गलत होते थे तो अनुत्तीर्ण हो जाते थे, और उन्हें कोई उपाधि नहीं दी जाती थी, केवल बोल करके ही उपाधि दी जाती थी मौखिक रूप से। इसके बाद आती हैं शिक्षा संस्थाएं। तो शिक्षा संस्थाएं अलग अलग प्रकार की थीं। जिस तरीके की शिक्षा थी उसी तरीके की शिक्षण संस्थाएं थीं। तो सबसे पहले नंबर पर टोल में क्या था, संस्कृत पढ़ाई जाती थी केवल। टोल जो थी उसमें संस्कृत, तो एक अकेला विषय संस्कृत पढ़ाई जाती थी और एक अकेला शिक्षक हुआ करता था। दूसरी थी चरण ये वैदिक विद्यापीठ थे, जिसमें वेद के किसी एक अंग की शिक्षा दी जाती थी। ये जो थे वैदिक विद्यापीठ थे, वेद के एक अंग की। तीसरे हैं घटिका में धर्म और दर्शन की जो है शिक्षा दी जाती थी, और इसमें 1 से अधिक शिक्षक होते थे। धर्म व दर्शन 2 सब्जेक्ट हो गए एक तरीके से, और 2 की शिक्षा दी जा रही है, और इसमें 1 से अधिक शिक्षक भी थे। अगला था हमारा चौथा नंबर परिषद में विभिन्न विषय पढ़ाए जाते थे, अलग अलग विषय पढ़ाए जाते थे, और इसमें जो है प्रायः 10 शिक्षक उसमें उपस्थित होते थे। जब अलग अलग विषय पढ़ाए जाएंगे तो शिक्षक भी अलग अलग आवश्यक होंगे। इसके बाद गुरुकुल में वेद, साहित्य और धर्मशास्त्र, गुरुकुल में वेद, साहित्य और धर्मशास्त्र की शिक्षा दी जाती थी, और एक गुरुकुल में केवल 1 शिक्षक होता था। इसके बाद विद्यापीठ, इसके बाद जो है विद्यापीठ है, तो विद्यापीठ में क्या होता था कि व्याकरण व तर्कशास्त्र की शिक्षा दी जाती थी विद्यापीठ में, और व्याकरण तर्कशास्त्र की शिक्षा जो है वो अनेक शिक्षक जो हैं उसमें पढ़ाते थे। व्याकरण और तर्कशास्त्र की शिक्षा को अनेक शिक्षक पढ़ाते थे। इसके बाद है हमारा विशिष्ट विद्यालय। इसके बाद विशिष्ट विद्यालय थे जिनमें एक ही विषय का अध्ययन किया जाता था। जैसे वैदिक विद्यालय में वेद अलग अलग थे, यानी विशिष्ट विद्यालय जिस तरीके से कहते हैं ना, मास्टर डिग्री एक तरीके से दे दी कि वेदों में दे दी या सूत्रों में दे दी, तो जो वेदों की और सूत्र विद्यालय में यज्ञों की शिक्षा दी जाती थी, हवन की शिक्षा दी जाती थी, और एक ही इसमें शिक्षक होता था।
इसके बाद आता है मंदिर महाविद्यालय, जो मंदिर भी हुआ करते थे और महाविद्यालय भी, जिसमें धर्म, दर्शन, वेद और व्याकरण हर चीज़ की शिक्षा दी जाती थी। धर्म, दर्शन, वेद और व्याकरण, और इसमें अनेक शिक्षक होते थे जो धार्मिक शिक्षा देने का कार्य करते थे। शिक्षक अनेक होते थे। इसके बाद ब्राह्मणीय महाविद्यालय होते थे। इसके बाद होते थे ब्राह्मणीय महाविद्यालय, जो चतुष्पदी भी बोले जाते थे। इन्हें हम चतुष्पक्षी, ब्राह्मणी महाविद्यालय चतुष्पक्षी भी बोले जाते थे। इनमें 4 शास्त्र कौन कौन से हैं? दर्शन, पुराण, कानून और व्याकरण। 4 शास्त्र हैं, दर्शन, पुराण, कानून और व्याकरण। इनकी शिक्षा दी जाती थी और इसमें केवल एक ही शिक्षक होता था ब्राह्मणी विद्यालयों में। और इसके अलावा अगला था विश्वविद्यालय। अगला विश्वविद्यालय अंतिम। तो विश्वविद्यालय में धार्मिक शिक्षा भी दी जाती थी, वाणिज्य की, चिकित्सा और चित्रकला, इन सभी की शिक्षा दी जाती थी। और इसमें जो है विभिन्न शिक्षक भी होते थे। ये पहले जैसे बनारस विश्वविद्यालय, नालंदा विश्वविद्यालय और तक्षशिला विश्वविद्यालय उस समय के ये सबसे अधिक प्रसिद्ध विश्वविद्यालय थे, जिसमें बाहर से भी विद्यार्थी विदेशों से पढ़ने के लिए आते थे। अब शिक्षा के इसके अतिरिक्त भी कुछ क्षेत्र थे, जैसे स्त्री शिक्षा। इसके अतिरिक्त थी जैसे स्त्री शिक्षा। तो स्त्री शिक्षा जो थी उस समय बहुत अधिक नहीं थी, पर फिर भी थी, कुछ थी। तो कुछ में जो गार्गी, मैत्री, अपाला, घोषा, अनसुईया आदि जो विदुषी महिलाएं हुई थीं, ये यज्ञ आदि में और जो है पुरुषों के साथ भाग लेती थी। इसके अतिरिक्त जो स्त्री शिक्षा के अंतर्गत थी, नृत्य, संगीत, वाद विवाद और काव्य की शिक्षा विशेष रूप से दी जाती थी। बहुत अधिक शिक्षा की व्यवस्था, अलग से कोई बालिकाओं की शिक्षा की व्यवस्था नहीं थी। अगली है व्यावसायिक शिक्षा। व्यावसायिक शिक्षा के अंतर्गत 3 प्रकार की शिक्षा दी जाती थी। एक तो वाणिज्यिक यानी व्यापार से संबंधित शिक्षा, दूसरी थी सैन्य शिक्षा यानी सैनिकों के लिए, और तीसरी थी चिकित्सा संबंधी शिक्षा। तो ये थे हमारे आज का टॉपिक। और इससे आगे का टॉपिक जिसमें हम जो है विशेषताएं लेकर के उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए, और यदि पहली बार जुड़े हैं तो इसे सब्सक्राइब भी कीजिए।